अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर एक ऐसे नए मौजू पर डॉक्टर फैसल जहां आपके सामने हाजिर है जो कि आज एक बड़ा ट्रेंड बना हुआ है। नौजवान नस्ल जो है वो हायर एजुकेशन के हसूल के लिए दूसरे ममालिक की जानिब देख रही है, फ़ॉरेन कंट्रीज़ की जानिब और ऐसे ममालिक की जानिब जहाँ पर तालीम का, हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया भर में माना जाता है। तो चाइना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कि जो कि हमारे अखराजात के एतबार से अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज से कम अखराजात हैं और स्कॉलरशिप के बहुत सारे चांसेस हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमने ये जानना है कि चाइना में जाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि हमें किसी कंसल्टेंट से ही रब्ता करना है या हम बग़ैर कंसल्टेंट के ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और फिर उसके बाद इन स्कॉलरशिप्स को, टोटली फंडेड स्कॉलरशिप जो हैं, इनको अवेल कैसे करना है। तो जनाब, एक दिलचस्प मालूमात का ख़जाना लेके आपके सामने हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। आइए अब हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं सुबहान जावेद साहब, जो कि आज आपको मालूमात फ़राहम करेंगे। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की टीचिंग से गहरा ताल्लुक़ है। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को जो है वो नॉलेज का ख़जाना देते हैं। और इसके अलावा जो है इस वक्त जो हमारे वो नौजवान जो कि दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चाइना ही क्यों? दीगर भी तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, चाइना क्यों बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप समझते हैं? थैंक यू वेरी मच फैज़ल साहब, आपने हम लोगों को इस काबिल समझा और आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आजकल की यूथ के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकें। आजकल ये एक बहुत ट्रेंड है कि स्कॉलरशिप के ज़रिए हर वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर भी पढ़े, यहाँ भी पढ़े, तालीम हासिल करे, जो कि एक बच्चे का हक़ है। और पाकिस्तान में एक चाइना के अच्छे ताल्लुकात के तौर पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती स्कॉलरशिप के बारे में कि किस तरह जाया जाए। कंसल्टेंट डिफरेंट डिफरेंट फीसिस के थ्रू बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करते हैं। तो चाइना, आपका सवाल बड़ा अच्छा था कि चाइना क्यों? एक तो नेबरिंग कंट्री है, दूसरा हमें एक अच्छे स्कॉलरशिप की अमाउंट प्रोवाइड करता है, एक हमें एक अच्छी रिहाइश चीज़ें वगैरह सारी प्रोवाइड कर रहा है। जो स्कॉलरशिप में एक कैंडिडेट चाहता है, एक स्टूडेंट चाहता है, जिसकी ख्वाहिश होती है कि पीएचडी, मास्टर्स या बैचलर्स लेवल के ऊपर वो एक हासिल करे, जो कि एक ख्वाहिश के साथ पढ़े, अच्छा चीज़ें हासिल करता जाए, साथ साथ जो भी उनकी डिग्री के अंदर है। अब चाइना पहले इतना ख़ास नहीं था जब तक यूरोप और ये दूसरे ऑस्ट्रेलिया और ये और इंग्लैंड वगैरह ने जब स्कॉलरशिप देना शुरू किए, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम पिछले 3-4 सालों के अंदर चाइना ने बहुत ग्रूम किया अपनी एजुकेशन को भी, अपनी इंडस्ट्री को भी, और उसने साथ डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और दूसरे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को अपने स्कॉलरशिप के ऊपर बुलाना चाहा, ताकि वो उधर आएँ, सीखें और सीख के या अपने कंट्री में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सर, तो मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए पूछ रहा हूँ कि मतलब इनके लिए इकोनॉमिक वे में या एजुकेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये इनके लिए ये ऑप्शन वेस्ट से बेटर है। आप क्या समझते हैं? जी, बिल्कुल। पाकिस्तान जिस तरह हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ-साथ एजुकेशन में भी डेवलपमेंट आती जा रही है। ये एक कोलैबोरेशन है चाइना और पाकिस्तान की, कि जो उनका हायर एजुकेशन सिस्टम है, वो हमारे साथ कोलैबोरेट होके चले। और जो जहाँ तक एक्सपेंसेस की चीज़ें की बात है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी जा रहा है, लेकिन चाइना एक डेवलप कंट्रीज़ में है, तो वो उसको फ़ायदा दे रहा है तमाम स्टूडेंट्स को कि कम पैसों के ऊपर यूरोप के कंपेयर और बाकी कंट्रीज से कंपेयर चाइना में आपको एक अच्छी तमाम फैसिलिटीज़ के साथ, फ्रॉम ट्यूशन फीस एंड आपकी टिकट तक, आपको सब कुछ वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से एक पाकिस्तानी स्टूडेंट इजीली चाइना में जाके पढ़ सकता है, इकोनॉमिकली भी, और इवन आप उसको सेव करके वापस भी आ सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं या कौन से डिसिप्लिन हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ में जो चाइना में ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैं, या जिनमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स चाइना गए भी और जाते भी हैं अब, लेकिन चाइना ए टू जेड हर डिसिप्लिन में आपको प्रोवाइड करता है। और अक्सर हम यहाँ ऐसा भी देखते हैं कि कुछ डिसिप्लिन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते, मगर चाइना उसका स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा होता है, चाइना में वो डिसिप्लिन पढ़ाया जा रहा होता है, और उनकी फर्दर न्यू ब्रांचेस और न्यू डोमेन्स आ चुकी हैं। तो एक से एक सब्जेक्ट मौजूद है, एक से एक चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो चाइना प्रोवाइड ना कर रहा हो पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा, इसमें मुझे ये बताइए कि इनके यहाँ स्कॉलरशिप्स की
कौन कौन सी टाइप्स हैं, यानी कि स्कॉलरशिप कौन कौन सी फुली फंडेड, या उसको कौन कौन सी टाइप्स हैं जो स्टूडेंट्स अगर चाहें कि जी वो बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री पढ़ना चाहते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन दोनों के लिए कुछ गाइडलाइन दीजिएगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि चाइना के अंदर बेसिकली स्कॉलरशिप की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, मगर उनको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले तो होता यूँ है कि अब स्कॉलरशिप्स हैं कौन-कौन सी किस्म के, उस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी फर्दर आगे डिवीज़न कर लेंगे वो कौन सी 3 टाइप्स बनेंगी। पहले हम बात कर लेते हैं सीएससी, जो टॉप के ऊपर चलता है स्कॉलरशिप इस टाइम, वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कहलाता है। वो तमाम फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसके अंदर आपकी ट्यूशन फ़ीस वेव होती है। इसके अंदर आपको बैचलर्स लेवल के ऊपर 1500 आरएमबी से लेके 2000 आरएमबी तक, और मास्टर्स लेवल पे आपको 2500 आरएमबी, और इवन पीएचडी पे आपको 3500 आरएमबी मिलते हैं। आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको मेस प्रोवाइड किया जाता है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो सीएससी में आपको एयर टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। तो जब आप एक अच्छे ट्यूशन फीस के साथ, प्रोवाइड की हुई ट्यूशन फीस आपको मिल रही है, आपको एक फैसिलिटी मिल रही है हॉस्टल की, रिहाइश की फैसिलिटी अवेलेबल है आपको, तो जो आपको वहाँ पे खर्चे के लिए पैसे मिलेंगे जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो 3500 एक पीएचडी स्टूडेंट के लिए बहुत हैंडसम अमाउंट है, और एक मास्टर लेवल स्टूडेंट के लिए 2500 आरएमबी बहुत अच्छी अमाउंट है, और एक बैचलर्स लेवल के लिए 1500, कि वो इवन सेव ही हो रहा होता है, और वहाँ पे आप एक तो चाइना को एक्सप्लोर करते हैं, साथ साथ उसकी एजुकेशन में अंदर इंडल्ज होते चले जाते हैं। सेकंड जो टॉप पे इस टाइम चल रहा है वो है ANSO, हम इसको एनसो भी बढ़ते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड दिया जाता है। इसमें आपको 6000 से लेके 7000 आरएमबी तक प्रोवाइड किया जाता है चाइना के अंदर। इसके साथ भी आपको ट्यूशन फीस वेव है, आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है जिसे मेडिकल इंश्योरेंस कहते हैं वहाँ पे, और आपको हॉस्टल फैसिलिटी है, मेस अवेलेबल है, यानी कि गोया इसमें भी अगेन वही है कि आपने सेविंग भी करनी है साथ साथ, और आप इजीली इसको वहाँ पे चाइना को एक्सप्लोर भी करेंगे। थर्ड वन पे आजकल जो टॉप पे है वो है प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप। ये आपका प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप तमाम यूनिवर्सिटियां तकरीबन प्रोवाइड, सीएससी आपका तमाम यूनिवर्सिटियां प्रोवाइड करती हैं, एएनएसओ आपको यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, और यूकेएस, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड डिफरेंट साइंसेज की यूनिवर्सिटी, ये दोनों प्रोवाइड करती हैं। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है, ये आपको इजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर भी आपको बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के ही आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे। ये सिर्फ स्कॉलरशिप्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। अब प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, जो चाइना के प्रोविंस हैं, वो शैंजी हो गया, शंघाई हो गया, ये आपको प्रोवाइड करते हैं। जब आपको ये प्रोवाइड करते हैं तो इसकी भी अमाउंट तकरीबन इतनी ही चलती है, 1500, फिर 2500 और 3500। समटाइम्स कहीं पे 500 आरएमबी कम होते हैं पीएचडी के लिए, समटाइम्स किसी में ज़्यादा होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा 500 टू 200 या 500 टू 700 थोड़ा सा आरएमबी में डिफरेंस आता है। चांसलर स्कॉलरशिप मौजूद है, शंघाई बहुत खूबसूरत उनका शहर भी और सूबा भी, और बेहतरीन स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल है। बीजिंग स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और अगर बात करें तो सिल्क रोड बेल्ट स्कॉलरशिप अवेलेबल है, चांसलर स्कॉलरशिप अवेलेबल है। चाइना में इतने स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि अगर हम बात करते जाए हमारे पास शायद वक्त ख़त्म हो जाए, मगर उनकी स्कॉलरशिप की लिस्ट ना ख़त्म हो। और ये 3 तरह के होते हैं। इसके अंदर एक तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसको हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप कहते हैं। ये जो मैंने नाम बोले रिसेंटली भी, ये सारे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हैं। इसी के अंदर आपको पार्शली मिल जाएंगे। दो स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो आपको बिल्कुल ट्यूशन फीस को नहीं चाहते कि ट्यूशन फीस वेव हो जाए, बाकी मखराजात देख सकते हैं, वो एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए हम उनको सेकंड प्राइज़ बोलते हैं कि आपके लिए पार्शली स्कॉलरशिप। और एक होता है वो आपको फुली फंडेड नहीं होता, वो आपको फुली पेड होता है। उसके अंदर आपके लिए कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में आप अपना पे करें और आप जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ इनकी एक, क्योंकि CPAC और डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे एक अच्छी कोलैबोरेशन चल रही है, तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मोस्टली वेलकम करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कुछ और देखने को मिलती है। यहाँ पर कंसल्टेंट्स जो हैं वो जगह जगह बैठे हुए हैं, स्टूडेंट से वो उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उनके साथ एक फ़ी डिसाइड करते हैं, और बड़ी हैवी अमाउंट्स जो हैं वो ली जाती हैं फीसिस की मद में, और फीसिस के ही नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज के भी बड़े ठीक ठाक चार्जेस जो हैं वो उनसे वसूल कर लेते हैं। वालदैन पे बड़ा बोझ आता है। तो आप क्या समझते हैं कि, पहली बात, 2 सवाल इकट्ठे करने लगा हूँ कि एक तो क्या कंसल्टेंट जो है वो नेसेसरी है, क्या ज़रूरी है, और उसमें स्टूडेंट क्या खुद अपने तौर पर अप्लाई कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसका क्या तरीका है? और पहली बात, दोनों सवालों को प्लीज़ ज़रूर एड्रेस कीजिएगा। दूसरा कि जो ये फ़ी का बर्डन है, मेरा ख्याल है कि ये शायद जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं ये अपने ही किसी कमीशन के चक्कर में जो है वो उनकी फीसेस जो है वो उनसे पेरेंट्स से और स्टूडेंट से लाजमी दिलवाते हैं। आप इन दोनों पर क्या कहेंगे?
बेसिकली होता यूँ है कि आजकल एक टेक्नोलॉजी का दौर है और अवेयरनेस का दौर है। आज से कुछ साल पहले कंसल्टेंट्स ने इस चीज़ को शुरू किया और बाहर भेजते आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, इमिग्रेशन पे हों, स्कॉलरशिप्स के ऊपर हों या वैसे ही जॉब के वर्क वीज़े के ऊपर हों। तो डिफरेंट मसला ये होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज की वजह से स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ तो लेता है, स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ लेता है, मगर उसको अवेयरनेस नहीं होती। अगर हम बैठ के कंसल्टेंट्स की बात करें तो उस कंसल्टेंट्स का क्या होता है, ये एक बाज़ार बनाया हुआ है, उन्होंने एक मार्केट बनाई हुई है जिसके अंदर वो चीज़ों को एक प्रॉपर वे में सिर्फ इंप्लीमेंट करते हैं। वो एक स्टूडेंट भी इंप्लीमेंट कर सकता है क्योंकि उसके पास अवेयरनेस नहीं होती, उसके पास नॉलेज नहीं होता, उसने टाइम नहीं लगाया होता, तो उसको नहीं पता होता है कौन कौन सा स्कॉलरशिप कहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चे के पास लैपटॉप मौजूद है, हर बच्चे के पास गैजेट्स मौजूद हैं, हर बच्चे के पास इवन मोबाइल मौजूद है। तो आप एक टच के ऊपर आराम से एक यूनिवर्सिटी को ओपन करें, उसके एडमिशन प्रोसीजर में जाएं, आप ओपन करके उसके सारे रिक्वायरमेंट देख सकते हैं और ईजिली अप्लाइंग प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। हाईली फीसेस पे की जा रही होती हैं कंसल्टेंट्स को, पेरेंट्स कर रहे होते हैं, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि बच्चा बाहर जाए और स्कॉलरशिप हासिल करे, मगर कंसल्टेंट उतनी उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होती जितनी वो कंसल्टेंट उससे उनसे लाखों में फीसेस ले रहे होते हैं। तो ये कोई एक ऐसी मैं समझता हूँ कि आजकल की यूथ के लिए ये मेरा पैगाम भी है और एक मेरी सजेशन भी है कि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली अवेयर होके, आप इजीली थोड़ा सा टाइम 1-2 घंटे अपने लैपटॉप पे दे के आप यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो अब डॉक्यूमेंट्स का भी ऐसा प्रोसीजर नहीं रहा। वहाँ पे एक लिस्ट आपको मिलती है हर यूनिवर्सिटी की, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स कॉमनली, और एक बार डॉक्यूमेंट्स, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक बार डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लें, हर कंट्री के लिए वही डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं, स्लाइटली वेरी करेंगे थोड़े से। लेकिन अब जिस तरह हमारे पास हमारा मैट्रिक है, इसको आप आईबीसीसी से टेस्ट करवाते हैं, जैसे हमारा एफएससी है, इसको भी आप आईबीसीसी से टेस्ट करवाते हैं। एचईसी आपकी बैचलर्स और मास्टर डिग्री को या एमफिल लेवल डिग्री को टेस्ट करती है। पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, स्मार्ट कार्ड रिक्वायर्ड है। पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो एक अच्छा प्रपोजल रिक्वायर्ड है, आपको 1000 वर्ड से लेके 2500 वर्ड्स का। यूनिवर्सिटी में फिर ये वेरी करेगा, मैं दोबारा बताता चला जाऊँ। साथ साथ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अलाउ है 6 मंथ का, जो वैलिडिटी, एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा आपके पास आपकी एक अच्छी यूरोपास पे बनी हुई सीवी, अगर आप यूरोप के लिए मूव कर रहे हैं तो यूरोपास का लफ्ज़ यूज़ होता है, वरना कनाडा के लिए उनके अपना एक टेम्पलेट है, अमेरिकन अपने टेम्पलेट है, मगर चाइना के लिए यूरोपास सीवी गुड चल रही है। वरना एक अगर आप एक अच्छे तरीके से एक सीवी को डिज़ाइन कर सकते हैं, इट सीम्स गुड, वो एक अच्छा वे में नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, ये पुलिस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद आपको, अगर आपका कोई एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला हुआ है, वो आपकी हाईली अचीव रिवॉर्ड्स, जैसे आपने कोई पोजीशन ली, आपने जैसे कोई स्पोर्ट्स में कुछ किया, जैसे आपने कोई और मेडल लिया, आपने कॉन्फ्रेंसिस में अपने सर्टिफिकेट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट होता है। फॉरेनर्स की जो एक अच्छी डिटेल बात आती है और बड़ी उसको वो प्रेफर भी करते हैं कि आपका स्टूडेंट किसी भी कंट्री का वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए एकेडमिक के अलावा। तो ये एक ऐसे हमने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं जो एक हर स्टूडेंट एक आराम से इजीली उसको डेवलप कर सकता है और उसको अप्लाई कर सकता है। आपके अप्लाइंग लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हम सिर्फ डरे हुए होते हैं, हमें अवेयरनेस नहीं होती। सारा प्रॉब्लम जो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस का है, अगर हम इसको तरीके से मुकम्मल कर लें, थोड़ा सा टाइम लगा लें, तो मैं समझता हूँ कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी स्टूडेंट को। अच्छा, कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं चाहूँगा कि अप्लाई करने के हवाले से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन के लिए जो जाना चाहते हैं चाइना, स्पेसिफिकली चाइना, तो चाइना के अप्लाई करने के हवाले से कुछ ऐसे टिप्स दीजिए कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी मदद आपसे मिल सके। जी, ज़रूर। देखें, इस टाइम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि टाइम ड्यूरेशन कितना है और कब तक हम अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली चाइना की स्कॉलरशिप 1 नवंबर, 1 अक्टूबर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 नवंबर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1 अक्टूबर में ओपन कर देती हैं। ये एनुअली होता है, साल में एक बार आता है। 1 नवंबर या 1 अक्टूबर से ओपन हुआ तो ये टिल 15 फेब तक, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 31 मार्च तक इसको क्लोज़ कर देती हैं। 31 मार्च ये सीएससी की आपकी स्कॉलरशिप की होती है डेट, और इसमें आप इसको मुकम्मल करते हैं। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली कि आपने इसको 31 मार्च तक कंप्लीट किया,
देन आप फिर अपने रिजल्ट्स का वेट करते हैं। सितंबर की इनटेक होती है। चाइना में जो भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो 1 सितंबर या 2 सितंबर से स्टार्ट होती हैं। तो ये अपना जो सारा प्रोसेस है ये मार्च में आपकी एप्लीकेशंस क्लोज करवाते हैं। देन फिर इंटरव्यूज़ चलते हैं, रिव्यू हो रही होती हैं फाइल्स को, अगर डॉक्यूमेंट्स में शॉर्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको कंप्लीट करते हैं, एरर आ रहा है, देन फिर आपके जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनको JW 201 और 202 प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली ये एक वीज़ा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आप एम्बेसी को अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ देते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आपका स्कॉलरशिप हो चुका और एम्बेसी आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। ये तो एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो गई। अब जो सेकंड टिप मैं बताऊंगा, एक अच्छी स्मार्ट एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए होता है कि एज सून एज पॉसिबल आप उसको अप्लाई कर दें, सबमिट करवा दें, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं, हर कंट्री से कोशिश करते हैं। अब रशिया है, अमेरिका है, इवन इंडिया, बांग्लादेश, साउथ जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो तो प्रेफर करते हैं चाइना को पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी कोई स्टूडेंट नहीं चाहेगा मिस करे, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। और कंपटीशन डे बाय डे जिस तरह टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपको टाइमली इसको अप्लाई करना है, लास्ट डेट का वेट नहीं करना। थर्ड सजेशन मेरी साइड से ये है कि आप अपनी CV को और अपने जो आपका डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं उसको ज़रूर लें। अगर आपके रिसर्च के स्टूडेंट हैं, पब्लिकेशन की तरफ जाएं। पब्लिकेशन ज़रूरी है, बेशक 1 हो या 2 हो, आपका किसी अच्छे जर्नल के अंदर पेपर पब्लिश होना चाहिए। इन चीज़ों को वो प्रेफर करते हैं। ये PhD और मास्टर्स लेवल, MPhil लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है। बैचलर्स और मास्टर्स के लिए नो इशू, उनके लिए रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उन्होंने भी करनी होती है। उनके लिए CV और दूसरे सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि डेफिनेटली हर स्टूडेंट चाह रहा है कि बाहर जाए। तो थोड़ा सा हायर एजुकेशन कमीशन HEC के ऊपर थोड़ा बर्डन है, वो थोड़ा काम को डिले कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने बाहर जाना है और आपने एक आइडिया अपने ज़िम्मे बना लिया है और अभी हमारे पास जैसा कि टाइम मौजूद है, तो हमारे पास टाइम मौजूद है अभी, तो हम इजीली देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 1 मंथ या 45 डेज़ ऑलमोस्ट है। तो आप इजीली इन डॉक्यूमेंट्स को करा सकते हैं। नोटराइज करवा के आप अपलोड कर दें, पीछे आपकी अटेस्टेशन चलती रहेगी। नोटराइज बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आपकी एक एरिया के अंदर कचहरी होती है, वहाँ से आप नोटरी पब्लिक करवा लेते हैं किसी गज़ेटेड बंदे से, ताकि वो एक बार वेरीफाई हो जाए चाइना को कि हाँ जिसके डॉक्यूमेंट्स कलर कॉपी के अंदर या फोटो कॉपी के अंदर ओरिजिनल ही हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल आपकी हायर एजुकेशन कमीशन, जिस तरह मैंने पहले बताया, IBCC, वो आपके टेस्ट तब तक करता रहेगा, आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा। पैरेलल लेके चीज़ों को चलना है। अगर आप एक तरफ चीज़ के लिए तरफ चले जाएंगे, दूसरी तरफ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करें, उनको सर्च करें, डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट बनाएं, अपना स्मार्ट कार्ड मुकम्मल करवाएं जो आपको नादरा की तरफ से मिलेगा। आपको 2-3 डेज़ के अंदर क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल जाता है कि आप क्लियर हैं कि नहीं। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आप चाइना का फॉर्म डाउनलोड करके उनसे टेस्ट करवा सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स आपने अगर लगानी है तो साथ लगा लें, वरना पहले फेज़ में रिक्वायर्ड नहीं होती मोस्टली चाइना की तरफ से। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जनरल सजेशंस हैं जो मैं चाहूँगा एक टाइमली। लेकिन मेरी जो तरफ से जो टॉप 2 रहेंगी वो हमेशा यही रहेंगी, टाइमली अप्लाई करें और अपनी CV को बेटर करें और अपने साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें एकेडमिक के अलावा। इनसे आपका बहुत ब्राइट चांस होता है स्कॉलरशिप अचीव करने का। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपको चाइना के लिए जो स्कॉलरशिप्स हैं उनको ना सिर्फ उनके मुतालिक मालूमात मिली होंगी, बल्कि उनको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंसल्टेंट की फ़ीस से बचना है और कैसे जो है ख़ुद अपने नौजवान नस्ल को जो है वो आला तालीम के लिए चाइना रवाना करना है। आपको मज़ीद और मुफीद मालूमात ज़रूर मिली होंगी। सुभान जावेद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मालूमात फराहम की। अगर आप रब्ता भी करना चाहें मज़ीद, हम आपको रब्ता भी प्रोवाइड कर देंगे। रब्ता कीजिए इनसे और मज़ीद मालूमात लीजिए। उम्मीद है कि आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी। आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको मज़ीद किसी और कंट्री के बारे में बहुत अच्छी अच्छी मालूमात देने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उर्दू जायज़ा का हिस्सा बन जाइए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और डेली हम आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।